अगर 100 रुपये एक औसत भाव भी पकड़ते हैं तो भी आपका आराम से 10 लाख रुपया हो जाता है। और कोई भी फ्रूट आप रैंडम पकड़ लीजिएगा, मैं एक फ्रूट की बात नहीं कर रहा, कोई भी फ्रूट आप रैंडम जिस पे हाथ लगा दोगे 500 के नीचे नहीं है। 100 में से नंबर दूँ तो मैं इसको 95 नंबर दूंगा। यह है ताइवान की जिंदू। इस वैरायटी की 2-3 खासियत है। मैं आज आपको दिखाऊंगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा, सबसे हाईटेक ड्रैगन फार्म। और जो किसान इस फार्म को चला रहा है उसके पास पिछले 5-6 सालों का जबरदस्त एक्सपीरियंस है। इंडिया का ही नहीं, बाहर वियतनाम से इसने ट्रेनिंग ली, वहां से अच्छी अच्छी वैरायटी को लेकर आया है यहाँ पे और लगातार वो बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहा है। किसानों को नई नई जानकारियां भी दे रहा है। इस खेती के अंदर शुरुआती चरण में जो कुछ प्रॉब्लम आई थी उन प्रॉब्लम के ऊपर इसने काम भी किया है। लगातार साल दर साल अपने इस फार्म को ये हाईटेक से हाईटेक अपग्रेड करता चला जा रहा है। तो इनके अनुभव आज जानेंगे। इस खेती की A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। इसकी बुआई से लेकर कटाई तक कितने दिनों में ये तैयार हो जाता है, कौन सी वैरायटी हमारे देश के अंदर सक्सेस है, कितने रुपए इस खेती से कमाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो किसान लगा तो लेते हैं, इस तरह की खेती को कर तो लेते हैं, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिलता। तो मार्केटिंग वाली प्रॉब्लम का भी आज सोल्यूशन मिलने जा रहा है। तो भैया बहुत ही जबरदस्त जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने जा रही है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। कुलदीप भाई, अपने बारे में बताओ सबसे पहले तो। जी नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और ये राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म है। डिस्ट्रिक्ट करनाल, घरौंडा ये कस्बा पड़ता है और ये हरियाणा के अंदर में आता है। आपने ये ड्रैगन फार्म है ना, कितने एरिया में कर रखा है? ये करीबन 3 एकड़ में हमारा ड्रैगन फ्रूट फार्म है जी। और ये आपके मन में कहाँ से आए थे, इस खेती के बारे में कहाँ से आपने सोचा? देखिए, मैं मोस्टली बाहर था, अब्रोड था, करीबन 4 साल 8 महीने 5 साल के आसपास में बाहर था, साउथ अफ्रीका में जी। तो वहाँ मैंने 2 क्रॉपों की तरफ मेरा ध्यान गया था। एक एवोकाडो था और एक ड्रैगन फ्रूट था। एवोकाडो बड़े स्केल पे हो रहा है वहाँ पे, तो एवोकाडो का रेट भी बहुत अच्छा है मार्केट में। आप चेक करेंगे तो काफ़ी अच्छे रेट पे जाता है एवोकाडो जी। उसकी भी मैंने ट्रायल किया था यहाँ पे। एवोकाडो में हास वैरायटी है, वो मैंने लगाई, लेकिन हमारे यहाँ सक्सेस नहीं हो पाई जी। फिर उसके बाद मेरा अट्रैक्शन ड्रैगन फ्रूट में आया। मैंने थोड़ा लगाया स्टार्टिंग में, वो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। तो फिर मैंने धीरे धीरे मैं इसमें डीप नॉलेज लेता चला गया, जानकारी इकट्ठा करता रहा और धीरे धीरे फिर मैं वैरायटी एक्सटेंड करता रहा। आज हम 3 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं। पिछले कितने सालों से कर रहे हो? ये 2019 में हमने स्टार्ट किया था, फरवरी 2019 में हमने प्लांटेशन किया था और अभी 2024 का अगस्त चल रहा है। अच्छा। और अभी भी हम 1 एकड़ और एक्सटेंड कर रहे हैं। देखो, हम पिछले साल जब आपके पास आए थे जी, तब कुछ और फार्म था आपका, और अब है ना वो फार्म बिल्कुल अपग्रेड हो चुका है। एकदम अलग ही हाईटेक फार्म आज दिखाई दे रहा है। उस टाइम के ऊपर जो ग्रोथ थी पौधे की, बिल्कुल शुरुआती चरण में था इस फील्ड के अंदर। तो अभी अपन देख रहे हैं इनके अंदर फ्रूट भी आ चुका है, फ्रूट की आज हार्वेस्टिंग भी हो रही है। 1 साल के अंदर ये संभव कैसे हो पाया? देखिए इंद्रपाल भाई, ये आदमी ना अपनी गलती से सीखता है जी। और जो आदमी अपनी गलती से नहीं सीखता तो फिर हम में, इंसानों में और जानवरों में अंतर नहीं है। यहाँ जैसे जैसे समस्या हमारे सामने आती रही, हम उसका हल ढूंढने में लग गए। जैसे कि अभी समस्या क्या थी, हम पहले जो कर रहे थे वो MOP सिस्टम से कर रहे थे, रिंग एंड पोल सिस्टम से। कोई ऊपर में रिंग लगा लेता है, कोई टायर रख लेता, वो साधारण तरीका, सामान्य तरीका, उस तरीके से हम भी कर रहे थे। इसके बाद अपग्रेड हुआ ये। अब उतनी ही जमीन में अगर 2000 पौधा लग रहा है तो क्यों ना हम 6000 8000 लगाएं। जगह तो एक ही बार यूटिलाइज हो रही है। छोटा किसान है तो वो भी जगह तो खरीद नहीं सकता इसके लिए। अगर कम जगह में ज़्यादा पौधे लगे और सहूलियत के साथ लगे, प्रोटेक्शन के साथ लगे, तो इसमें गलत क्या है? तो उस तरज पे हमने ये ट्रेलीज इंट्रोड्यूस किया कि हमने ट्रेलीज में लगाया। सच बताना बिल्कुल एकदम जी। क्योंकि आपके पास सन 2019 से आप ये काम कर रहे हो और अभी 2024 आ चुका है, पूरा एक्सपीरियंस ले चुके हो आप। इसकी A to Z आपके पास है, कितना घाटा है, कितना मुनाफा है, कितनी कमाई है। तो 1 एकड़ ज़मीन में अगर कोई ड्रैगन फ्रूट की खेती करे तो कितने रुपए कमा सकता है? एकदम सही बताओ। देखिए, इसके लगाने के 2 तरीके होते हैं और मैं अपना अनुभव आपको बता देता हूँ और जो किसान हमारे पास भी आते हैं उनका अनुभव भी मैं जोड़ के बता देता हूँ। देखिए, लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये ट्रेलिज मेथड है और दूसरा रिंग एंड पोल सिस्टम है जी। उसमें आपका 1 एकड़ पूरा कवर हो जाएगा। 500 पोल लगेंगे, 2000 पौधे। 2000 पौधे का एक गुणा भाग कर लेते हैं। 2000 पौधे वो 1 एकड़ में लग रहे हैं। वही 2000 पौधे यहाँ 1/4 या 1/3 में लग रहे हैं। 1 एकड़ का 1/3। अगर बीघे की बात करें तो करीबन, अगर 5 बीघे का आपका खेत है तो करीबन ये समझ के चलिए 1.25 या 1.5 बीघे के आसपास में आपके 2000 पौधे लग जाएंगे। अगर इस मेथड से, जो हम मेथड लगा रहे हैं उस मेथड से लगाते हैं। प्रोडक्शन दोनों का सेम है। लगाने का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। इसमें 1,50,000 रुपये फालतू लग सकते हैं भले, लेकिन इसमें प्रोटेक्शन भी 3 गुना है। गर्मी, सर्दी, ओला सबसे बचाव है और पौधा रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा देता है इसमें। अब बात कर लेते हैं इसकी इनकम की, क्या इसमें कमाई हो जाती है। देखिए, मैं गुणा भाग आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ये हर साल ये बढ़ता रहता है और चौथे साल पे ये पीक पे आ जाता है। इसकी उम्र करीबन 20 से 25 साल है पौधे की। जैसे आपने पहले साल लगाया, आपका कोई प्रोडक्शन नहीं आएगा, ऐसा तो आ सकता है, लेकिन हम उसे आने नहीं देते कि हम पौधे को ग्रोथ पे रखते हैं पहले साल। दूसरे साल में अगर किसी ने 2000 पौधे या 1 एकड़ लगाया है
तो उसमें आपका प्रोडक्शन कम से कम 1.5 से 2 टन आना चाहिए। तीसरे साल में ये डबल हो जाता है, क्योंकि पत्ते जब भी तो डबल हो जाएंगे, कैनोपी भी डबल हो जाती है। तीसरे साल में ये 4 से 6 टन तक पे आ जाता है, और चौथे साल में स्टेबिलिटी ले लेता है, ये अच्छी कैनोपी बना लेता है। उसके बाद आपका काम सिर्फ कटाई छटाई वाला रह जाता है। कोई पौधा गल गया या कुछ हो गया, उसमें कटाई छटाई करेंगे, नए पत्ते आएंगे, उसको अच्छे से मोल्ड करना। ये 10 टन पे आ जाता है। और मैंने जो किसान देखे हैं वो 14, 16 टन के किसान देखे हैं। फिर भी हम एक एवरेज 10 टन पकड़ लेते हैं कि 10 टन ये ज़िंदगी भर 10 टन रहेगा, उसके बाद भी नहीं बढ़ेगा, ये फिक्स हो जाएगा। अगर मार्केट भाव की बात करें, अलग अलग जोन में अलग अलग रेट है। अगर हम बात करें जो भारत में सबसे ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट कहाँ हो रहा है, भारत में 2 स्टेटों में सबसे ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र हो गया और गुजरात में कच्छ एरिया, बहुत बड़ा एरिया पे ये ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है। आपको ये सबको ये बात अवगत होगी, क्लियर होगी, जहाँ पे कोई फ्रूट अधिक हो जाता है वहाँ रेट डाउन होते हैं हमेशा। जहाँ आलू की खेती होती है तो आसपास के किसान बहुत सस्ते रेट में वहाँ देके जाते हैं, और जहाँ आलू की उपज कम होती है वहाँ रेट वो बढ़ जाते हैं। गुजरात, अगर महाराष्ट्र की बात करूं, आज का मंडी भाव, और ये आप चेक कर लीजिएगा, इसमें 1% भी आपको गलती नहीं मिल सकती, आज का मंडी भाव भी जो रहेगा वो 80 रुपये से 100 रुपया है पर किलो का। ये मंडी भाव है जी, होलसेल का भाव। वो मटेरियल दिल्ली जब आता है 2 से 3 दिन लगते हैं, 10 से 15 रुपये पर किलो पे आप ट्रांसपोर्ट का पड़ जाता है जी। मंडी में आते ही वो 115-120 रुपया, आड़त वाड़त लगा के वो 130 रुपया होलसेलर को जाता है। जो छोटे छोटे रिटेलर, कोई 20 किलो कोई 30 किलो खरीदता है, यानी 130 रुपया उनको पड़ रहा है। हम नॉर्थ बेल्ट वाले हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, हम जो है नॉर्थ बेल्ट वाले हैं। ये सारा माल कहाँ जाता है? ये जाता है एशिया की सबसे बड़ी मंडी, जो कहाँ है? आज़ादपुर। जो आज़ादपुर में, दिल्ली आज़ादपुर मंडी से ये ऑल ओवर इंडिया घूमता है, सब जगह का फ्रूट वहाँ आता है और वो सब जगह जाता भी है। अब जब गुजरात महाराष्ट्र से जब फ्रूट आता है, ट्रांसपोर्ट 15 रुपये पड़ गया उनको, 100-110 रुपया वहाँ पड़ा, आड़त वाड़त काट के 130 रुपया पड़ा। जब हम भेजते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट लगभग 0 हो जाता है उनके मुकाबले में जी। हमारा अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पर किलो हमारा 1 या 2 रुपये हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के पास में है ना, बिल्कुल हमारा 100 किलोमीटर के आसपास ही दिल्ली है। जैसे कि 1 टन माल अगर हम भेजते हैं, मैं से 1 टन माल जाता नहीं है, मिनिमम अगर दिल्ली आज़ादपुर गई तो गाड़ी बड़ी रहती है उस हिसाब से, फिर भी मैं एक लमसम सा पकड़ लेता हूँ। अगर मान लीजिए 1 या 2 टन माल जाता है आपका आज़ादपुर मंडी के अंदर में, और 3000 रुपया भी अगर भाड़ा होता है, तो करीबन 1.5 से, अगर 1 टन है तो 3 रुपया, और 2 टन है तो 1.5 रुपया, और जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी उस हिसाब से आपका रेट डाउन हो जाएगा। क्योंकि आज़ादपुर मंडी में जब वहाँ से गाड़ी आती है तो 15-15 टनों की गाड़ी आती है जी। तो आप समझ लीजिए उनका 10 रुपया पड़ रहा तो हमारा क्या भाव पड़ेगा, तो वो 1 रुपया से भी नीचे हो जाता है। तो हम हमेशा उनसे 10 या 15 रुपये ऊपर रहेंगे कभी भी जिंदगी भर, तो क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है। तो कुल मिला के 1 एकड़ जमीन से 10 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, ये आराम से आप कर सकते हैं। अगर 100 रुपये किलो माल आपका बिक रहा है, 10 टन माल आपका खेत से निकल रहा है, तो अगर एक औसत भाव की बात करें, अगर 100 रुपया किलो भी, जैसे नॉर्थन बेल्ट की बात कर रहा हूँ, अगर 100 रुपया एक औसत भाव भी पकड़ते हैं तो भी आपका आराम से 10 लाख रुपया हो जाता है, क्योंकि 10 टन की कैलकुलेशन, ये चौथे साल की कैलकुलेशन है। उस हिसाब से अगर रिटेल में बेचते हैं, ये आपका बोनस है। अच्छा, खर्च, फिर इसमें खर्च कितना आ जाएगा? अगर 1 साल की बात करें, अगर मेंटेनेंस वगैरह सब चीज़ काम करे तो आपका खर्चा करीबन 50 से 55 हज़ार रुपये आता है, ये दवाइयों के साथ में। नहीं, शुरुआत अगर हम करें, जैसे कि हमने अपने खेत के अंदर में शुरुआत करूंगा ड्रैगन फ्रूट खेती करने की जी, और वही अपना ट्रेडिशनल मेथड से वही पोल और रिंग वाला लगा कर शुरुआत करूँ, तो कितने रुपए लग जाएंगे फर्स्ट टाइम? मैं आपको दोनों कैलकुलेशन बता देता हूँ। एक हमारा जो नॉर्मल तरीका होता है, हम उसमें रिंग ऑन पोल लगाते हैं और 500 पोल लगाते हैं 1 एकड़ के अंदर। हर पोल पे 4 पौधे लगते हैं और 2000 पौधे लगते हैं। इसके अंदर में सारा कुछ खर्चा मिला के, लेबर लगाना, पौधा, सब कुछ लगा के करीबन 5-5.25 लाख रुपए, एक राउंड फिगर 5 पकड़ लेते हैं मोटे तौर पे, 5 लाख रुपए आपका खर्चा आता है, जिसमें 2000 पौधे लगते हैं और 1 एकड़ कवर हो जाता है। 220 बाई 198 फीट का 1 एकड़ होता है। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड है ये ट्रेलिस मेथड। इसमें जो है 1 एकड़ के अंदर में आपके करीबन 6000 से लेके 8000 तक के पौधे लग सकते हैं दूरी के हिसाब से। 2 फुट पे लगाएंगे तो कम लगेंगे, 1.5 फुट पे ज़्यादा लगेंगे, 1 फुट पे उससे ज़्यादा। मेरे हिसाब से आपको 1.5 फीट पे लगाना चाहिए। इसमें करीबन आपके 4500 से लेके 5000 के बीच में पौधे आराम से लग जाते हैं। अगर दोनों की कंपैरिजन की जाए, जो MOP सिस्टम है, रिंग एंड पोल सिस्टम है, आज के समय पे जो हमारा अनुभव है नॉर्थन बेल्ट का, आपको रिंग एंड पोल सिस्टम पे पौधा मेरे हिसाब से मैं अवॉइड करता हूँ, या फिर मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ। कारण क्या है? क्योंकि उसमें गर्मी, सर्दी, बारिश, ओले सब का एक प्रकोप पड़ता है। पौधा एकदम खुले में रहता है, कोई प्रोटेक्शन नहीं रहती। अब खर्चा 5 लाख है, 2000 पौधे हैं, अगर प्रोटेक्शन लगाए तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एक साधारण किसान के लिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसने बेचारे ने उपज नहीं देखी और इतना पैसा उसके पास भी नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि 5-5.5 लाख रुपए में ही 2000 पौधे
और इस मेथड से आपके लग जाएं तो क्या गलत है? आपको गर्मी में भी, सर्दी में भी, बारिश में भी सब चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलेगी। आपका पौधा हेल्दी रहेगा और अच्छे से ग्रोथ करेगा। आपको परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। ट्रेलीज की ये लाइनें आप करीबन 5 लाइनें लगाते हैं तो आपकी 5 लाख रुपए में 200 फीट की एक लाइन लगाती है तो आराम से लग जाती है। आपका 50,000, 60,000 या 70,000 जो भी खर्चा है वो एडिशनल ये पौधे वगैरह का आ जाता है। यानी उससे अगर बात करें तो 10 से 15 या 20% ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन आप तीनों प्रोटेक्शन आपको पूरा 100% मिलेगा। अगर मेरी राय माने तो आपको ट्रेलीज में करना चाहिए, तरीके से करना चाहिए। भले ही कोई 1 एकड़ ना लगाए, थोड़ा लगाइए, लेकिन तरीके से काम कीजिए। आप में इसे अनुभव लीजिए इसमें और आगे अपनी खेती को बढ़ाइए। मैं भी देख रहा हूँ आपने सभी फ्रूट के अंदर एक कवर बैग लगा रखा है जी। तो इसका क्या बेनिफिट है? देखिए इसके 3 से 4 बेनिफिट हैं। कवर बैग लगाने का फ़ायदा ये होता है, एक तो फ्रूट फ्लाई अटैक नहीं करती है जी, जो एक मेजर समस्या है बागवानी में। आपका कितना भी अच्छा फ्रूट हो, बहुत बढ़िया प्रोड्यूस किया है, अगर उसके अंदर कीड़े निकलेंगे तो कौन कस्टमर आपसे वो खरीदेगा? वेंडर भी टूट जाएंगे। एक तो कारण है ये। दूसरा कवर बैग, ये साइंटिफिक रीज़न, ये रीज़न है इसके ऑलरेडी एक मेंशन किया हुआ हमने काफ़ी जगह पे, ऑलरेडी हमने वीडियोस भी बनाई इसके ऊपर में, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। कवर बैग लगाने के दूसरे फ़ायदे ये होता है कि आपका कलर यूनिफॉर्म बनता है। जो भी इंसेक्ट है उसके ऊपर दाग धब्बे नहीं डाल सकते। ये 3-4 कारण है। और जब आपका क्वालिटी फ्रूट बनेगा तो नो डाउट वो 2 पैसा आपको ज़्यादा ही देके जाएगा। रेट बढ़िया मिलेगा ना जी। अच्छा, दूसरा देखो, ये इस तरफ तो ये पीले वाली वैरायटी है, उस तरफ लाल वाली वैरायटी है, महंगी कौन सी बिकती है? देखिए अभी इंडिया के अंदर में येलो जो ड्रैगन फ्रूट है वो बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है जी। अगर मैं अपने रेट की बात करूं, मान लीजिए मैं एक ड्रैगन फ्रूट 100 रुपये किलो बेचता हूं, एक कम से कम रेट पकड़ लेते हैं, वैसे हमारा रिटेल का रेट 200 रुपये किलो है। अगर एक ड्रैगन फ्रूट मैं 100 रुपये किलो बेचता हूं, लाल रंग का, अंदर से भी लाल बाहर से भी लाल, ये पीला ड्रैगन फ्रूट 150 रुपये किलो जाता है, उससे 50 रुपये अधिक, क्योंकि मार्केट में ये नया है। आपको येलो ड्रैगन फ्रूट देखने को भी नहीं मिलेगा कहीं पे, और बहुत कम जगह ये पे लगा हुआ अभी येलो ड्रैगन फ्रूट। तो इसकी डिमांड अभी फिलहाल ज़्यादा है क्योंकि इसका प्रोडक्शन कम है। अच्छा, अब ये बताओ भैया, अब जैसे कि इस वीडियो को देख के ना बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं ना, उनके मन में हिलोरे उठ रहे होंगे, यार तू भी 1 एकड़ से 10 लाख रुपए कमा ले। और अक्सर ही होता भी है, अक्सर बागवानी की तरफ लोग आ भी जाते हैं बगैर कोई सोचे समझे, बगैर कोई रिसर्च किए हुए। तो जो ये ड्रैगन फ्रूट की खेती है ना, उसके लिए किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस और किस तरह की सोइल मिट्टी होनी चाहिए? देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये, आप ये इस पौधे की प्रकृति, जैसे मैंने बताया कि पौधे की प्रकृति समझिए। ये 10 डिग्री से 38 डिग्री के बीच का पौधा है। अब इस बीच में ऐसा नहीं है, इसके ड्रैगन फ्रूट में 153 वैरायटी होती है। यहाँ 80-85 वैरायटी का ट्रायल हो चुका है, मैंने जैसे अभी आपको दिखाया, अंतर भी कर किया है वीडियो के अंदर में। तो वो आपको वो वैरायटी लगाए, सबसे पहले ट्रायल होता है। कोई भी बड़ा काम करने से पहले ट्रायल कीजिए, थोड़े स्केल पे लगाइए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। यानी बेस्ट से बेस्ट वैरायटी आपने ढूंढ ली कि मेरे खेत के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी उपज देगी। वो वैरायटी ढूंढने के बाद में अब जब आप लार्ज स्केल में जाते हैं तो कई चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि पौधे की बढ़ावट। पौधे की बढ़ावट कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा होगी, किस कंडीशन, क्या कंडीशन चाहिए पौधे को, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कि आप जब भी कोई बागवानी की खेती करते हैं तो सबसे पहले अपनी मिट्टी की जाँच करवाइए। जैसे ही आप मिट्टी की जाँच करवाते हैं तो मिट्टी की जाँच में आपको क्या देखना है, मिट्टी की जांच में देखना आपको उसका पीएच वैल्यू। अब ये पीएच वैल्यू क्या चीज़ है? पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये का काम क्या करता है? जिस तरह आदमी का मेटाबॉलिज्म काम करता है, जैसे कुछ भी खाया पिया शरीर को लगता है, पहुंचता है, 2 रोटी खाई तो एक सूखी रोटी किसी आदमी को लग जाती है, वरना किसी को घी में तर करके दे दो तो वो नहीं लगती। तो उस तरह से आदमी का पाचन तंत्र काम करता है, इसे मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। ऐसे ही मिट्टी का मेटाबॉलिज्म होता है, इसको पीएच बोला जाता है। आप कुछ भी खाद मिट्टी को दे रहे हो, क्या वो पौधे को बराबर पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लो पीएच वैल्यू यानी एसिडिक सोइल में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हाई पीएच वैल्यू में बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। ये जो पौधा है इसमें 6.5 पीएच वैल्यू अगर आती है तो आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, आपका पौधा रॉकेट हो जाएगा। अगर पीएच वैल्यू अप है या डाउन है तो आपको कोशिश करनी है मैनेज करने की। जितनी आसपास जाएगी उतना ही आपका पौधा, उतना रिस्पॉन्स आपको अपने फील्ड पे देखने को मिलेगा। और ये सब चीज़ें मैनेज हो जाती है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा ऐड करते हैं, गोबर की खाद, और ऑर्गेनिक वे में करेंगे तो ये मैनेज हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है मिट्टी। जैसे आपको अब कई भाई सवाल पूछते हैं कि भाई मेरी रेतीली मिट्टी है, मेरी चिकनी मिट्टी है, मेरी काली मिट्टी है, हमारी लाल मिट्टी है, किस मिट्टी में ये हो जाएगा? देखिए किसी भी मिट्टी में हो जाता है और हर मिट्टी में हो रहा है। लेकिन अगर बेस्ट मिट्टी की बात करें तो रेतीली मिट्टी सबसे बेस्ट होती है इसके लिए। कारण वहाँ वाटर ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है, मिट्टी लूज़ होती है, इसकी जड़ें बहुत सॉफ्ट होती हैं, उसको पनपने के लिए जगह मिल जाती है वहाँ। तो रेतीली मिट्टी सबसे बढ़िया कहलाती है। ऐसा नहीं है कि दूसरी मिट्टी में नहीं चलेगा। जब हमारी मिट्टी देखिए, धान की मिट्टी है, पानी आए तो ठीक, नहीं तो दरारें फट जाती हैं, बहुत हार्ड मिट्टी है।
तो हमारा लगाने का तरीका उस तरह से। अब हमारा पौधा मैं बोलूँ तो हमने मिट्टी में लगाया ही नहीं है। आप यहाँ देखिए, ये हमारी मिट्टी है और पौधा देखिए कहाँ लगा, करीबन 1.5 फीट ऊपर। मिट्टी है ही नहीं यहाँ पे। ये हमने मिक्सचर बना के लगाया ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। 70% खाद है, 20 से 25% मिट्टी है और 5% रेत है। रेत इसके लिए डाला है कि मिट्टी के ढेले ना बने, जो गोबर की जो खाद है वो सूखे ना, क्योंकि रेत जो रहता है वो नमी मेंटेन करके रखता है, एयर वेंटिलेशन बना के रखता है। तो हमारा करने का तरीका उस हिसाब से, जैसी आपकी मिट्टी है आपका लगाने का तरीका भी उस हिसाब से होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसकी वाटर मैनेजमेंट की, कि कितना पानी से चाहिए। देखिए कैक्टस है, बहुत कम पानी की ज़रूरत है। अगर 3 महीना भी, एक मैं रफ वे में बता रहा हूँ कि अगर 3 महीना भी इस पौधे को पानी नहीं देंगे तो ये पौधा मरेगा नहीं। कारण, क्योंकि ये अपने पत्तों के अंदर में पानी स्टोर कर लेता है। जैसे ऊँट अपने कुबड़े के अंदर में पानी इकट्ठा कर लेता है, उस हिसाब से ये अपने पत्तों में पानी स्टोर कर लेता है। और इस पौधे की खासियत देखिए, उल्टी एक खासियत है इस पौधे की। गर्मी में मोस्टली सभी पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, और यहाँ हम गर्मियों में इसका पानी आधा कर देते हैं। यानी जहाँ पे पानी का अभाव है, जहाँ पानी कमी है, उस एरिया के लिए ये खेती एकदम बराबर है, वहाँ आराम से लगा सकता है वो। इसमें कोई ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। सर, लगने वाले डिजीज़, बीमारियाँ वो कौन कौन सी? देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर सभी वो जानकारियाँ कवर करें जिससे कोई नया किसान या कोई नया एंटरप्रेन्योर, क्योंकि खेती के अंदर ऐसे नहीं कि अभी खेती किसान ही कर रहे हैं, इसके अंदर भैया बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी आ रहे हैं। तो कोई भी करे तो इसको अच्छे से आसानी से कर ले, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए उनको, और वो पहले बार में सक्सेस हो जाए। तो डिजीज़ के बारे में बताओ, इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है? देखिए, सबसे इसमें बड़ी और मेजर जो बीमारी बोल सकते हैं उसे फंगस बोलते हैं जी। फंगस भी 2-3 तरह की है। एक सिस्टमेटिक फंगस है, कॉन्टैक्ट फंगस है, एक वायरल डिजीज़ है। इसमें कुल मिला के पौधा गलता है। इसमें गलन की बीमारी है जी। और ये बीमारी आती कब है? गलन की बीमारी आती है सबसे ज़्यादा नॉर्थन बेल्ट में। गलन की बीमारी आती है सर्दी के समय पे, यानी जनवरी से लेके और फरवरी की 20 तारीख का बीच का जो समय है, 1.5 महीने का, ये गलन का समय। उस समय पे आप अच्छे से फंगिसाइड के स्प्रे कीजिए, साफ़ सफाई अच्छी रखिए, गर्म खाद दीजिए, जैसे पोल्ट्री का 30%, 70% आपका गोबर का खाद, ये मैनेज कीजिए। और दूसरा समय कौन सा है फंगल का? दूसरा समय है आपका जैसे ही गर्मी पड़ी, मई जून की गर्मी पड़ी, अगर आपका ओपन फील्ड में है, पत्ता पीला पड़ जाएगा। पीला पड़ने में क्या होगा? इसकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, सेल्स डैमेज हो जाती है। और ये पत्तों में क्या होता है, मानसून आता है, फिर उसके बाद आपको पता है जुलाई में बारिश होने लगती है। मानसून जैसे ही आए वो अपने पत्तों में पानी इकट्ठा करने की कोशिश करता है, पानी बाहर निकाल नहीं पाता और फंगल इन्फेक्शन आ जाता है। जी। अच्छा, आपने ये जो ट्रेल्स लगा रखी है ना जी, ऊपर, इनके अंदर आपने जो ये फोगर लगा रखे हैं, तो वो तो गर्मी की वजह से ना, आगे जो टेम्परेचर हाई हो जाए तो सनबर्न ना हो, इसलिए। देखिए इसके 2-3 कारण हैं। जी। जैसे इस बार का हमें जो इशू बना, इस बार में मई में, जून में और जुलाई में प्री मानसून एक भी बारिश नहीं हुई नॉर्थन बेल्ट में। सभी को पता कड़ाके की गर्मी थी, जिसके कारण में अब जैसे मानसून अब आया अगस्त में, तो अब हमारा फ्रूटिंग आने लगा। नॉर्मली फ्रूटिंग हमारा जुलाई में आ जाता है, यानी करीबन 1 से सवा महीना हमारा फ्रूटिंग डिले हो गया। एक तो इस डिले को दूर करने के लिए फोगर लगाया। दूसरा, हम जो स्प्रे करते हैं उस स्प्रे से भी हम निजात पाना चाह रहे थे। कोई भी काम, मैंने जैसे बताया कि हम पहले लार्ज स्केल पे नहीं करते, हम ट्रायल करते, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। अगर लार्ज स्केल पे लगा दिया, कहीं फायदे की जगह नुकसान तो नहीं उठा ले और पैसा भी वेस्ट ना हो जाए। तो ये आप जो फोगर देख रहे हैं पीछे में, मैंने सब तरह का ट्रायल किया। 4 वे फोगर भी लगाया, सिंगल वे फोगर भी लगाया, नेटाफिम का फोगर है जी। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप स्प्रे करेंगे, मान लीजिए आपको टंकी उठा के स्प्रे करना है पूरे खेत में, बहुत समय लग जाता है। एक हमने पाउंड बनवाया हुआ है कंक्रीट का, वहाँ से सीधा पानी 2000 लीटर पानी मान लीजिए घोल लिया, अनुपात घोल लिया कितने खेत का, वो पानी के अंदर दवाई घोल ली अपनी, और वहाँ से बटन दबाया मोटर के ज़रिए, 10 मिनट के अंदर पूरे खेत में बराबर मात्रा में स्प्रे कर लेगा। गर्मी के समय पे जब आपका फ्रूटिंग नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं है। जो ह्यूमिडिटी क्रिएट करने के लिए 5 बजे के आसपास शाम के समय हम फोगर चलाएंगे, करीबन 15-20 मिनट के लिए, आधा घंटा। जी। पूरी रात ठंडी मिल जाएगी, ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी और बडिंग आना शुरू हो जाएगा हमारा। और वैसे भी हमारे पौधे को ये शेड प्रोटेक्ट कर रहा है। वो जो बडिंग आई वो ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरेगी, ये फिल्टर होके आएगी। तो इससे हमारा 2 in 1 फायदा होगा। ओके। अब सबसे बड़ी जो समस्या है ना किसानों के सामने, देखो किसी भी फसल को वो लगा तो लेता है, चाहे बागवानी को हो चाहे किसी की भी हो, और नो डाउट कि पैसे भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन तैयार करने के बाद ना भाई मार्केट नहीं मिलता। मार्केटिंग की प्रॉब्लम किस तरह से हल हो, ये बताओ। देखिए, पहले के जो समय था जब हमने शुरुआत की 2019 में, 2020 में हमारा प्रोडक्शन आया, उस समय की मार्केट में और अब में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। आप पहले कीवी को देखते थे, वो डेंगू में यूज़ होता था प्लेटलेट के लिए। अब आप कहीं ना कहीं ड्रैगन फ्रूट को देखते हैं। दुनिया भर का इन्फ्लुएंसर ने इसको कवर किया। अभी ड्रैगन फ्रूट को मोस्टली लोग जानने लगे, और खेती भी नो डाउट पहले से 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है इसकी।
अब मार्केट में ड्रैगन फ्रूट आराम से आने लगा है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है, मैं एक साधारण किसान के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ इसको बेचना है। जैसे यहाँ मैं आपको बताया कि एशिया का सबसे बड़ा मंडी है दिल्ली आज़ादपुर। अब हर कोई आदमी तो दिल्ली आज़ादपुर नहीं जा पाएगा, 100-150 किलोमीटर के आदमी चले गए इतना माल लेके। आपके जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट जिला पड़ता है, वहाँ पे आपको ड्रैगन फ्रूट ज़रूर मिलेगा। वहाँ की जो मंडियों में ड्रैगन फ्रूट ज़रूर आता है। और वो ड्रैगन फ्रूट कहाँ से आता है? वो ड्रैगन फ्रूट आता है वियतनाम का, क्योंकि भारत में अभी तक इतना ड्रैगन फ्रूट पैदा नहीं हो रहा कि हम सभी की पूर्ति कर पाएँ। जब वो वियतनाम से ले रहे हैं वो ड्रैगन फ्रूट और वो इतना फीका है खाने में, तो हम उन मंडियों में क्यों नहीं देते? हम कॉन्टैक्ट क्यों नहीं करते? उन मंडियों में जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉन्टैक्ट कीजिए, हाथों हाथ आपका फ्रूट जाएगा। तो हमारे किसान भाइयों को आप क्या बोलना चाहते हो इस खेती के बारे में? मतलब वो इस खेती को करें तो किस तरह से करें, और शुरुआत कितने एरिया से करें, और ट्रेनिंग वगैरह, नर्सरी है, ये सब चीज़ें उनके बारे में और बता दो। देखिए, जो भी किसान इस खेती को करे, सबसे पहले तो एक्सपीरियंस ले, और मेरा बोलना ये है कि हमेशा पहले ट्रायल करके ही करें। जितने आप ये पोल देख रहे हैं यहाँ पे, जितने फूल खड़े हुए हैं जी, सबसे पहले हम इनका ट्रायल करते हैं जी, यानी कौन सी वैरायटी हमारे एरिया की अडोप्टेड वैरायटी है। हम ब्लाइंडली नहीं लगाते अपने पूरे फील्ड में, सबसे पहले हम ट्रायल करते हैं। इसको वॉश से वॉश कंडीशन में दिखाइए। मतलब जैसे कि आप ये पोल देख पा रहे हैं, ये सब पिछले साल के लगे हुए पोल हैं। हर एक पोल के ऊपर अलग वैरायटी है, वैरायटी का नाम लिखते हैं हम, कब ये प्लांटेशन किया, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें ईजिली। और इन पोलों में हम क्या देखते हैं, इन वैरायटीज़ में ये देखते हैं हम 3 क्राइटेरिया में डिवाइड कर देते हैं कोई भी वैरायटी को लगाने से पहले। एक तो पहले उसकी ग्रोथ देखते हैं, उसकी ग्रोथ कैसी है हमारे फील्ड पे। दूसरा उसकी बीमारियाँ, डिजीज़ कंट्रोल, कि बीमारियाँ ज़्यादा तो नहीं, सनबर्न ज़्यादा तो नहीं होता गर्मी में, विंटर के अंदर फंगस तो नहीं आती ज़्यादा। तीसरा उसका फ्रूट का साइज़ और ब्रिक्स लेवल, यानी उसका फ्रूट क्या साइज़ बनता है और क्या उसकी मिठास है। कोई वैरायटी अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर देती है तो फिर हम उसे ट्रेलिस में एक पूरा लाइन दे देते हैं। जी, देखिए, कोई वैरायटी सही नहीं है और कोई वैरायटी ख़राब नहीं है। बात होती है अडोप्शन की। सभी वैरायटी अच्छी हैं, अपने एरिया की अडोप्टेड होगी, लेकिन हमारा क्लाइमेट सभी के साथ मैच तो नहीं करेगा। देखिए, हमारा हवा पानी सेम हो सकती है, लेकिन हमारी मिट्टी कभी सेम नहीं हो सकती। हमारा करने का तरीका कभी सेम नहीं हो सकता, हमारा एक्सपीरियंस कभी सेम नहीं हो सकता। तो मैटर ये करता है, जब भी आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं तो सबसे पहले आप ट्रायल कीजिए। ट्रायल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि आपको ये पता चल जाता है, एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कौन सी वैरायटी आपके खेत में या फील्ड में अच्छी चल रही है आपके करने के तरीके में। अभी कितनी वैरायटी है आपके पास? अभी करीबन हमारे पास 90 के आसपास वैरायटी है जी, वो सभी यहाँ पे इस प्लॉट में सभी कर रखी है? हाँ, काफ़ी सारी वैरायटी हमने डेमोलिश कर दिया उनको क्योंकि वो वैरायटी हमारे यहाँ चल नहीं पाई, और कुछ वैरायटी को हमने ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया जो हमारी ट्रेलिस में आप देखेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उदाहरण के रूप में, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये पिक्चर कि वैरायटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। चलिए भाई जी, आप जैसे ये पोल देख पा रहे हैं, ये वैरायटी अलग है। ये सारी वैरायटी अंदर से लाल और बाहर से भी लाल है। जैसे कि आप ये पोल देख पा रहे हैं, ये जो पोल लगा था ये पिछले साल 30 मार्च 2023 को लगा था। अगर एक बात करें, औसत बात करें कि एक नॉर्मल पौधे की ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, इस पौधे की उम्र करीबन 16-17 महीने है। एक आइडल पौधे की ग्रोथ नॉर्मल, ना ज़्यादा ना कम से कम ऐसी होनी चाहिए। एक 1.25 साल 1.5 साल के पौधे की ग्रोथ नॉर्मली एक ऐसी होनी चाहिए। मतलब ये हमारे खेत के लिए थोड़ा सूट कर रही है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको एक ही फ्रेम में। देखिए, ये वैरायटी है पर्पल हैज़, ये भी अंदर से लाल और बाहर से भी लाल है। और इसका डेट ऑफ प्लांटेशन जो है ये 15 अप्रैल 2023 है, यानी पिछला साल। अभी अगस्त चल रहा है तो 1 साल 4 महीने के आसपास इसे पकड़ सकते हैं। मैं 1.5 साल कंसीडर कर लेता हूँ। अब यहाँ ग्रोथ देखिए, 1.5 साल की पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये वैरायटी हमारे खेत के लिए नहीं है, यानी ये बिलो एवरेज है इसकी ग्रोथ। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये वैरायटी ख़राब है, ये अपने एरिया में बहुत अच्छी होगी, लेकिन हमारे फील्ड पे ठीक नहीं चली। चलिए मैं आगे चलता हूँ और पिक्चर क्लियर हो जाए आपको। ये भी पौधा 15 अप्रैल 2023 का लगा हुआ। हम हर एक पोल के ऊपर डेट लिख देते हैं। ये वैरायटी है डार्क स्टार, और इसकी ग्रोथ देखिए और इसकी ग्रोथ देखिए, ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। खाद पानी वही है, वातावरण वही है, देखभाल वही है, लेकिन वैरायटी इसकी ये अंतर होता है वैरायटीज़ में। अब इस वैरायटी की खासियत क्या है, अब आप देखिए 15 अप्रैल 2023 को ये लगा, मतलब इसने पिछले साल की गर्मी देखी, हमारी सर्दी देखी, और इस साल की जो गर्मी थी वो एकदम एक्सट्रीम गर्मी थी। कोई शेडिंग नहीं था, कुछ नहीं था, ना ही कोई सनबर्न हुआ, ना ही कोई इसके ऊपर में फंगल इन्फेक्शन हुआ, और आप इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अभी भी देख सकते हैं। और अब इस पे फ्रूटिंग आना चालू हो चुका है। ये देखिए बर्ड सेट हो रहे हैं, कुछ बर्ड बड़े हो गए हैं और कुछ का भी धीरे धीरे साइज़ बनने लगा। यानी इस वैरायटी ने अभी तक हमारे 2 क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए हैं। ग्रोथ में बहुत अच्छी है, बीमारियों में काफ़ी अच्छी है, और तीसरा अभी वेट हो रहा है इसका। जैसे ही फ्रूट आएगा इसका साइज़ क्या बनता है, इसकी मिठास क्या है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर देती है तो उसे हम
जैसे ये ट्रेलीज में लाइनें लगी हैं ऐसी एक लाइन इसको दे देंगे। तो ये वैरायटीज़ का अंतर होता है। जितनी भी वैरायटी आप देख रहे हैं हम तीनों क्राइटेरिया में बांटे हुए हैं इन वैरायटीज़ को। खाली वेट ये कर रहे हैं कि अगर कोई वैरायटी तीनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है वो मेरे लिए बेस्ट होगी और ये आपके लिए भी बेस्ट होगी अगर आप अपने फील्ड पे ट्रायल करते हैं तो। मैंने 16 मार्च 2023 को लगाई थी और वैरायटी का नाम है ओसी गोल्ड पीला ड्रैगन फ्रूट। आप इस पूरी लाइन की ग्रोथ देख सकते हैं। ये करीबन 1.5 साल का पौधा है पूरा और इस पर बम्पर फ्रूटिंग आई है। इसने हमने हमारे तीनों क्राइटेरिया फुलफ़िल किए थे। इससे पहले हमने इसका ट्रायल कंप्लीट कर लिया था। इसका फ्रूट का साइज़ भी बहुत अच्छा आ रहा है। ना इसके ऊपर में कोई बीमारी आती है, ना ही सनबर्न होता है, ना ही कोई फंगल इन्फेक्शन होता है। और उस गर्मी में जहाँ सबके पौधे झुलस रहे थे वहाँ उस समय पे भी ये वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा था। पौधा बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं है, पौधा एकदम खुश है। और इसका मैं आपको फ्रूटिंग दिखाता हूँ कि अगर आप वैरायटी का ट्रायल कर लेते हैं तो किस तरह का आपको आउटपुट अपने फील्ड पे देखने को मिलेगा। अब देखिए इसका साइज़ क्या आ रहा है। ये पीला ड्रैगन फ्रूट है। कोई भी फ्रूट आप रैंडम पकड़ लीजिएगा, मैं एक फ्रूट की बात नहीं कर रहा, कोई भी फ्रूट आप रैंडम जिस पे हाथ लगा दोगे 500 के नीचे नहीं है। अच्छा, ये देखिए काफ़ी फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी है इसमें ना। देखिए जहाँ भी जिस फ्रूट को आपने, जो पका हुआ फ्रूट है जिसको आप हाथ लगा देंगे वो 500 ग्राम के नीचे नहीं है। अच्छा, रेट में कितना फ़र्क पड़ता है लाल में और पीले में? पीले का रेट 50 रुपये ज़्यादा है लाल के मुकाबले, क्योंकि इसका प्रोडक्शन कम है, मार्केट में बहुत कम है। कहीं भी आप हाथ लगाइए देखिए, एक डाली पे 2 फ्रूट लगे हैं तो भी देखिए कितना अच्छा साइज़ है। एक डाली पे 2 फ्रूट लगे हैं तो भी बहुत बढ़िया साइज़ है। यहाँ 2 लगे हैं, ये साइज़ देखिए, मैं आपको कवर हटा के दिखाता हूँ। ये देखिए एक साथ ही लगे हैं, वरना मोस्टली न्यूट्रिशन डिवाइड कर लेता है और साइज़ छोटा रह जाता है। और जहाँ सिंगल लगता है वहाँ तो बम्पर फ्रूटिंग आता है इस वैरायटी का। अच्छा, ये प्लांट कब लगाए थे, कितने दिन के बाद ही फ्रूटिंग चालू हुई इसकी? ये 16 मार्च 2023 को लगाया था पिछले साल। तो हमने पिछले साल इसके ऊपर बडिंग आया था, हमने लिया नहीं क्योंकि हमने इसको फ्रूटिंग पे रखना था अगले साल। यानी इस साल इसने पूरी एनर्जी फ्रूट में कन्वर्ट की है। यानी आप समझ लीजिए कि 16 मार्च से अगस्त तक का समय या करीबन 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में स्टार्टिंग भी हो चुकी है। 1.5 साल में इसका बम्पर फ्रूटिंग है और जहाँ भी आप हाथ लगाएंगे 500 ग्राम के नीचे कोई फ्रूट नहीं यार होगा। इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी दूसरी वैरायटी की तुलना में ज़्यादा ये टॉलरेंट वैरायटी है भैया। इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं आता। अगर मैं 100 में से नंबर दूँ तो मैं इसको 95 नंबर दूंगा। अच्छा, सनबर्न नहीं होता। ओपन फील्ड में भी दिखाएंगे जहां हमने इसका ट्रायल किया। ये तो अभी प्रोटेक्टिव मेजर किया है, लेकिन ओपन फील्ड में दिखाएंगे जहां हमने इसके मदर स्टॉक रखे थे, यानी जहां से हमने इसे ट्रायल किया था और उसका रिजल्ट कैसे आया वो भी आपको दिखाएंगे। चलो, ये वैरायटी होगी तो ये अलग वैरायटी है। अच्छा, आइए मैं एक दूसरी वैरायटी आपको दिखाता हूँ। अभी फ्रूट कच्चा है लेकिन आप इसका साइज़ देख पाएंगे कि क्या साइज़ बनेगा। और एक ही डाली पे 2 फ्रूट है। ये वियतनाम की हाइब्रिड वैरायटी है। ये LD5 वैरायटी है जी। ये देखिए इसका साइज। इसका कलर कैसा होगा? इसका कलर मैं आपको दिखाता हूँ, पका हुआ फ्रूट दिखाता हूँ, लेकिन वो LD1 है, सेम ही आता है ऑलमोस्ट। थोड़ा 19-20 का अंतर होता है, ब्रिक्स में मिठास में फ़र्क है, लेकिन देखने में एक जैसा लगता है ऑलमोस्ट। आप ये देख सकते हैं कि दोनों एक ही डाली पे लगे हो, ज़्यादा अंतर नहीं है मेरे हिसाब से, 4 या 5 इंच का अंतर होगा। और फ्रूट का साइज बहुत बढ़िया बनेगा। मैं चलिए इसको पका हुआ फ्रूट आपको दिखाता हूँ कि इस वैरायटी का पका हुआ फ्रूट कैसा होता है। इतना सुंदर फ्रूट है, मेरे हिसाब से मार्केट में अगर वो जैसे ही आएगा हाथों हाथ चला जाएगा। आइए इसका पका हुआ फ्रूट दिखाता हूँ। ये अलग से वैरायटी है ना? ये अलग है जी, ये ताइवान की वैरायटी है। मैं इसका पका हुआ फ्रूट दिखाता हूँ आपको। ये LD1 है, उससे थोड़ा भिन्न है, लेकिन आप सुंदरता देखिए इसकी। ये लाल रंग का फ्रूट है, अंदर से भी लाल और बाहर से भी लाल। देखने में बहुत सुंदर फ्रूट है और इसकी मिठास जो जाती है वो 19 और 20 ब्रिक्स जाता है। और ये ब्रिक्स क्या चीज़ है? ब्रिक्स बोले तो मिठास, TCS लेवल। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। सेब के अंदर 8 से 10 ब्रिक्स होता है। बहुत बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का अगर सेब होगा तो उसका ब्रिक्स लेवल 10 होगा और इसका ब्रिक्स लेवल 19 से 20 जाता है। तो आप समझ लीजिए कि मिठास का लेवल क्या होगा। जिन लोगों के मन में ये रहता है कि ड्रैगन फ्रूट फीका होता है, उनकी धारणा बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यह है ताइवान की जिंदू। इस वैरायटी की 2-3 खासियत हैं। एक तो ये हमारे एरिया की टॉलरेट वैरायटी है, गर्मी सर्दी मानती नहीं है, ज़्यादा इशू नहीं बनता, ना सनबर्न बनता है और ना ही फंगल इन्फेक्शन आता है, बहुत रेयर आता है इसके अंदर। दूसरी खासियत इस पौधे की ये है कि इसका जो फ्रूट बनता है, नॉर्मल कोई भी ड्रैगन फ्रूट, मोस्टली 90% कोई भी ड्रैगन फ्रूट अगर 7 से 8 दिन में सिकुड़ने लगता है, शेल्फ लाइफ कम होने लगती है, इसकी शेल्फ लाइफ उससे डबल है। रीज़न क्या है? जो इसकी बाहर की चमड़ी है वो ऑलमोस्ट डबल मोटी है। दूसरी खासियत, एक तो शेल्फ लाइफ ज़्यादा है इसकी, यानी वेंडर जो रहेंगे, व्यापारी जो रहेंगे, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनको एक ही चीज़ चाहिए, कितने दिन टिकेगा। दूसरा, स्टोर लंबे समय तक कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है कि इस वैरायटी का जो ब्रिक्स लेवल है, मिठास है, वो 21.5 गया था। उसका 19 और 20 था और इसका 21 और 21.5। सेब का आप 8 से 10 कंसीडर कीजिए और इसका 21.5, ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गया। यानी 8 से अगर कंसीडर करें तो 24, 3 गुना हो जाता है।
तो इसका करीबन बिक्स लेवल जो हमने चेक किया था वो 21.5 था, जो आप वीडियो में देख भी पाएंगे। भाई जी, ये जो ऊपर आपने क्रॉप कवर लगा रखा है और पूरा ये एक तरह से मैनेजमेंट कर रखा है, पिछले साल जब हम आए थे तब तो ये एकदम ओपन फील्ड में था। जी जी। और अक्सर हम जो ड्रैगन फ्रूट की खेती देखते हैं ना देश के अंदर, जी, तो 90% वो ओपन फील्ड में होती है। एक वहाँ पे एक खंबा खड़ा कर दिया जाता है, उसके चारों तरफ खंबे के ऊपरी हिस्से के ऊपर एक स्ट्रक्चर कर दिया जाता है, ताकि जो ड्रैगन फ्रूट के जो लीफ है वो ऊपर जाके और फैल जाए। लेकिन अभी आपने इसके अंदर ये अलग से कुछ सेटअप कर रखा है, इसके अंदर फोगर लगा रखा है, ऊपर ट्रेलीज लगा रखी है, इसके पीछे का क्या कुछ है? देखिए पहले में और अब में बहुत अंतर आ चुका है। सबसे पहले तो हमें पौधे की प्रकृति समझनी है जी। ये जो ड्रैगन फ्रूट का पौधा है ये 10 डिग्री से 38 डिग्री के बीच का पौधा है। तो जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करते हैं, अपने समय लगाते हैं, आपको समझ में आता है कि अभी इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। अब बात करें चैलेंजेस की, नॉर्थन बेल्ट में और दूसरे इलाकों के मुकाबले, जैसे मैं उदाहरण के रूप में ले लेता हूँ, जैसे वियतनाम हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट प्रोड्यूसर है जी। वहाँ कोई क्रॉप कवर नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, ओपन में होता है। लंबा चौड़ी खेती है, 65,000 हेक्टेयर ज़मीन पे वहाँ ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है, 12 महीने ड्रैगन फ्रूट पैदा करता है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। वहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ जो टेम्परेचर है वो 10 के नीचे नहीं जाता और 38 के ऊपर नहीं जाता, यानी उस एरिया के लिए सुटेबल है ये क्रॉप। अब बात कर लेते हैं हम अपने एरिया की कि भाई हमने ये तामझाम क्यों लगाया। हमें 4 से 5 साल में ये समझ में आया कि अलग अलग मौसम में इस पौधे में अलग अलग समस्याएं बनती है, और जब समस्या बनी है तो उसका समाधान भी जरूर होगा जी। आज नहीं तो कल, 6 महीने बाद समझ में आएगी कोई चीज़, लेकिन करना समाधान तो जरूरी है, वरना फिर नुकसान आप खुद ही उठाएंगे उस चीज़ का। जी जी। हमारे यहाँ पे सर्दियों के समय पे टेम्परेचर 2 डिग्री तक चला जाता है जी। और गर्मी के समय पे यहाँ टेम्परेचर आपको नॉर्मली पता है 45 से 48 आराम से चला जाता है। और इस बार दिल्ली का तो आपको पता है 50 गया था, 50-52 तक चला गया। जी। नॉर्थन बेल्ट में सभी एरिया कवर हो जाते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, ये सब एरिया नॉर्थन बेल्ट में आता है। 1-8 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारा लगभग टेम्परेचर सेम है, क्लाइमेटिक कंडीशन। अब यहाँ क्या दिक्कत बनती है, जैसे मैं इस बार की बात कर लेता हूँ। जैसे इस बार गर्मियों में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, लगभग सभी फसलें मरने की कगार पे आ गई थी, क्योंकि प्री मानसून कोई भी रेन नहीं हुई। मई में कोई बारिश नहीं, जून में कोई बारिश नहीं, जुलाई में कोई बारिश नहीं, जाके अगस्त में बारिश हुई, जिसके कारण में हमारा फ्रूटिंग लेट हुआ। जी। एक तो ये कारण हो गया, पौधा झुलसा भी। अगर कोई पौधा स्ट्रेस में है, दबाव में है, तो क्या वो आपको अच्छा फ्रूटिंग दे सकता है? कभी नहीं देगा वो। अब इसका दबाव कैसे दूर किया जाए? अब बात करते हैं सर्दी की। सर्दी में इस बार बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी थी, 20-25 दिन हमको धूप ही देखने को नहीं मिली। और कम से कम पौधा ये समझ के चलिए ज़मीन से फीडिंग लेता तो धूप से भी खाना लेता है, यानी एक तरह से उसका आधा खाना बंद हो गया, तो वहाँ उसे समस्या आ गई। अब इन सारी समस्याओं का समाधान भी करना जरूरी था। उन सारी समस्याओं का समाधान, यानी हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए कि बार बार वो चक्कर में पड़ना नहीं है, एक बार लगाए दादा लगाए पोता बरते वाला हिसाब चाहिए था। लेकिन ये आपको तब आएगा जब आपको एक्सपीरियंस हो, करना क्या है ये पता हो, समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे हमने इम्प्लीमेंट किया। जैसे मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूँ यहीं पे। अब ट्रेलीज में सबसे पहले ये रहता है कि भाई कितने पौधे लगे। इस चीज़ का देखिए, हर एक कोई अलग वीडियो बना रहा है, कोई पौधा बेचने के लालच से बना रहा है, कोई किसी चीज़ के लालच से बना रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है? जब तक आप उस चीज़ को करेंगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा। और लार्ज स्केल में करेंगे तो कई बार नुकसान हो जाता है, नो डाउट कई बार फ़ायदा भी हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा कीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं उदाहरण के लिए समझा देता हूँ। यहाँ देखिए ट्रेलीज में क्या अक्सर क्या लोग बोलते हैं कि ट्रेलीज में 8,000 तक पौधे लग जाते हैं, नो डाउट लग जाते हैं, लेकिन सही दूरी क्या है ये आपको तब पता चलेगा जब उसका ट्रायल करते हैं। यहाँ आप देखिए नीचे, ये पोल से पोल की दूरी 10 फीट है जी, और इसके बीच में हमने करीबन 6 से 7 बांस लगाए, यानी दूरी हमने यहाँ 1.5 फीट रख ली है। वहीं बाजू में आप लाइन देखेंगे, वहाँ पोल से पोल की दूरी भी 10 फीट है और वहाँ देखेंगे आपने 10 बांस लगाए, वहाँ दूरी हमने 1 फीट रख ली। तीसरी जो लाइन है वहाँ हमने दूरी 2 फीट रखी है, वहाँ 5 बांस लगाए, करीबन 2.25-2 फीट जी। ये तो कॉमन सेंस है, ये तो सभी को समझ में आता है कि पौधा थोड़ी दूरी पर रहेगा तो वो न्यूट्रिशन डिवाइड नहीं करेगा, ग्रोथ अच्छी लेगा और एयर वेंटिलेशन होगा, यानी उसको पनपने के लिए बराबर जगह मिल जाएगी जी। लेकिन हमें अपनी आंखों से देखना था। अब आप तीनों में कंसीडर कर लीजिए, वो लाइन 6 महीने बाद लगी है और ये लाइनें दोनों 6 महीने उससे पहले लगी है जी। आप ग्रोथ में उसकी सीधा अंतर कर सकते हैं। उसकी ग्रोथ डबल है, उसकी ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है और उसकी उम्र इससे करीबन 6 महीना कम है। देखिए ट्रेलीज में अक्सर लोग काम करते हैं, लेकिन इसमें ट्रेलीज में भी कई मेथड से लगाते हैं, जैसे कि हम जैसे GI पाइप से लगा लेते हैं, कुछ लोग तारे लगा लेते हैं। तारों का आपको सबको पता है कि 25 साल चलने वाली नहीं, टूट जाएंगी। GI पाइप भी कोई 25 साल नहीं चलेगी। अब ये GI पाइप को अगर 25 साल नहीं चलेगी, अगर इसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया जाए, मान लीजिए कि GI पाइप 10 साल एवरेज चलती है,
10 या 12 साल या 15 साल। ये पाइपें अगर हमारी फसल है 25 साल की, अगर ये पाइपों को इस तरह कन्वर्ट कर दिया जाए कि इसके ऊपर जंग ही ना लगे, अगर जंग नहीं लगेगा तो इसकी लाइफ डबल होगी ऑलमोस्ट। दूसरी समस्या बनती है कि ये पाइपें गर्मी में बहुत गर्म हो जाती हैं। अब जब गर्म होगी तो पौधे में कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र जरूर करेंगी। और तीसरी समस्या क्या थी? तीसरी समस्या ये थी, आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये बांस लगे हुए हैं। ये बांस की लाइफ क्या है? बांस की लाइफ 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल ज़्यादा। ये इसके बाद गलेगा और यह पोजीशन छोड़ देगा। कोई रिजिड पौधा नहीं है, यानी हार्डवुड लकड़ी वाला कोई पौधा नहीं है कि सीधा खड़ा रहेगा। इस दौरान अगर ये बांस निकल जाता है, वैसे निकलेगा, ये गल जाएगा, क्योंकि अगर इस दौरान कोई हवा, आंधी, तूफान खेत में से निकलता है तो इसको पूरा उखाड़ के ले जाएगा, वरना इसको चटका देगा, यानी पौधा हमारे बीच में से ब्रेक हो जाएगा। इस समस्या का भी समाधान करना ज़रूरी था। तो ये 2-3 जो मेजर समस्याएं थी, इनका समाधान हमने अपने सेकंड स्ट्रक्चर में किया। चलिए मैं लेकर चलता हूँ कि वहाँ इन समस्याओं का क्या समाधान है। अभी ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, जो वहाँ हमें 3 समस्याएं बनी थी, उन तीनों का समाधान मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ हमने क्या किया। जो पहली समस्या बनती थी आपकी कि ये जो जीआई पाइप हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ये जीआई पाइप है, जो ये ज़्यादा 10, 12, 15 साल चलेगी, लेकिन फसल हमारी 25 साल की है। तो अब हमने क्या किया, ये इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि हरे रंग का कुछ चढ़ा हुआ है। ये मटेरियल ऐसा मटेरियल, इसे हीट श्रिंक स्लीव बोलते हैं। ये क्या काम आता है और कहाँ यूज़ होता है? ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल का बंदा हूँ, इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग की है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जब केबल फट जाती है, जॉइंट होता है, या फिर आप पैनल के अंदर बस बार होती है, उसके अंदर कॉपर होता है, कॉपर पे भी जंग लगता है। ये जंग को रोकने के लिए इसके ऊपर स्लीव चढ़ा दिया जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इसके अंदर ना तो मॉइस्चर जाएगा, ना हवा जाएगी। जब हवा और पानी नहीं जाएगा तो जंग नहीं लगेगा। इसके ऊपर ये चढ़ाने से इसकी लाइफ ऑलमोस्ट डबल होगी। डबल मतलब अगर ये 10 साल चलेगी तो अब ये 20 साल चलेगी। दूसरा, जो पाइपें गर्म होती थी अब वो गर्म नहीं होंगी। दोनों समस्याओं का समाधान। अब तीसरी समस्या जो बांस वाली थी, अब यहाँ देखिए आप बांस नहीं है यहाँ हमने वही पाइपें, जीआई पाइपें लगा दी और हीट श्रिंक स्लीव चढ़ा दिया इसके ऊपर। अब ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि ये फिक्स कर दिया, वेल्डिंग के जरिए फिक्स हो चुका है। अब ये तीनों समस्या का समाधान हो गया। इसके ऊपर में वाइट कलर का शेड डाल दिया। अब यहाँ भी कुछ कमियाँ रह गई थी, यहाँ भी कुछ कमी थी। जैसे कि मैं आपको बता रहा कि तीनों मौसम की मार अगर पौधा ना झेले और ऐसा डिज़ाइन हमें बनाना था। अब यहाँ कमी क्या थी? स्ट्रक्चर सब कुछ अच्छा है, ये गर्म नहीं होगी, लाइफ ज़्यादा है, बीच में बांस नहीं है। अब कमियाँ क्या है? अब कमी मैं दिखाता हूँ आपको। आप इसके ऊपर में जो शेड देख रहे हैं ये फ्लैट है, सीधा। देखिए हवा आंधी चलेगी तो उसमें ये उड़ेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा, क्योंकि फ्लैट है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं लेगा। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 तारें गई हुई हैं, इसके सारे ये लगा हुआ है। देखिए बीच में जो तार है, साइड में एक तार है और राइट में एक तार है। ये तार जब वाशर से लगती हैं तो ये डैमेज हो जाती है। टाटा की तारें हैं, ये टूटती हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ लूज़ हो गया, ये सेम था ऐसे स्ट्रक्चर, कितना लूज़ होगा, यहाँ टाइट है, यानी वहाँ तारें टूटी है और फिर हमने दोबारा बांधी है। एक तो ये समस्या थी। दूसरी समस्या एक और थी, ये जो चद्दर लगी है सफ़ेद रंग की, ये मटेरियल टेप मटेरियल बोला जाता है। इसकी जो उम्र होती है वो 1.5 से 2 साल होती है। इसके बाद ये बौद्धा हो जाएगा एक तरह से बोले तो, क्योंकि गर्मी सर्दी बारिश पड़ेगी इसके ऊपर, ये सिलेंगे फिर उधड़ेगा। यानी ऐसा मटेरियल भी चाहिए था कि एक बार लगाए 5-7 साल की छुट्टी। और दूसरा, सर्दी के समय पे हम इसके ऊपर पॉलीथीन नहीं डाल सकते। अगर मान लीजिए हम टनल बनाने की सोचें, क्योंकि स्पेस हमारे पास अच्छा है, टनल बनाने की सोचें तो हम टनल नहीं बना पाएंगे। कारण, अगर पॉलीथीन डाला, ये फ्लैट सर्फेस के ऊपर एक बारिश आई, पानी निकल नहीं पाएगा, झोला बना देगा, स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा। ये एक समस्या। यानी सर्दी के समय हम टनल बनाना सोच रहे थे, टनल और पक्का काम सोच रहे थे कि एक बार लगाए 5-7 साल की छुट्टी है, चादर भी बदलने की ज़रूरत नहीं, ना सर्दी में, ना गर्मी में, ना बारिश में, 12 महीने कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों जो समस्या हमारी बनी है, इसका समाधान हमने तीसरे स्ट्रक्चर में कर दिया। और जो तीसरा स्ट्रक्चर है जो, उसका हमने सभी तरह से ट्रायल कर चुके हैं। मई जून में जो आंधी चलती है उसमें 1% भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है। अब कॉस्ट की अगर बात करें, देखिए इसमें पैसा तो बहुत खर्चा होता है यार। इतना ज़्यादा ये ताम झाम आपने किया है, इतना ज़्यादा खर्च किया है, तो कोई आम किसान या फिर कोई आम जो इस खेती को करना चाहे शुरुआत में, उसके पास पहले बात तो थोड़ा बहुत रुपये लेके कोई आदमी इनको स्टार्ट करेगा, तो ये हर एक किसान के लिए थोड़ा ना यार संभव है। मैं इसका कैलकुलेशन कर देता हूँ। बताओ। मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो आप नॉर्मल तरीके से ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं 1 एकड़ में जी, उतने ही पैसे से मैं आपका उतने ही पौधे स्ट्रक्चर में लगवा दूँगा।
ये सेम स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर, इससे भी बेहतरीन स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, सर्दी गर्मी बरसात से बच के, तीनों मौसम से बरसात में ये बचेगा। चलो। और पौधे की ग्रोथ भी मैं आपको एक उदाहरण के लिए मैं दिखा देता हूँ कि आपको एक क्लियरिटी मिल जाए कि वाकई ये स्ट्रक्चर काम करता है कि नहीं करता। आइए, चलो। ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं, ये हमने प्लांटेशन कब की है पता है? ये 10 अप्रैल 2024 को इस साल की है, अप्रैल महीने में। यार अभी मेरे हिसाब से दिखाओ भी कैमरा, अगस्त चल रहा है। यहाँ पे आके दिखाओ, पूरा दिखाओ इनको ना, पार वहाँ से वहाँ तक, यहाँ पे खड़े होकर। अब देखिए अगस्त चल रहा है, अब आप देखिए 4 महीने में पौधे की ग्रोथ देखिए, पूरी लाइन की ग्रोथ देखिए। यहाँ उसे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो सब चीज़ों की पूर्ति हो रही है। बराबर शेडिंग, जितनी धूप चाहिए उतनी धूप मिल रही है, बरसात में बचाव हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशन जब भी बारिश गिरती है बहुत सारा न्यूट्रिशन ज़मीन के अंदर चला जाता है जी, पानी की अधिकता के कारण। लेस डाउन हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन, वो पौधे की बढ़ावट में इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं होती है। आप पूरी लाइन देखिए, आपको कॉमन ग्रोथ दिखेगी, और 4 महीने में इतनी बेहतरीन ग्रोथ आपको कहीं नहीं मिलेगी। जी। मैं 4 महीने के आपको पौधे और दिखाता हूँ जो इससे करीबन 15 दिन पहले लगे हैं एमओपी सिस्टम पे। उसकी ग्रोथ और इसकी ग्रोथ में आप ज़मीन आसमान का अंतर कर सकते हैं। आप देखिए हमने तीसरा स्ट्रक्चर बनाया, जो वहाँ कमियाँ थी, जैसे मैं आपको बताया कि हम टनल नहीं बना सकते थे। अब हमारा तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, अब मेरे हिसाब से मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन है। आप देखिए, कवर कीजिए इसे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नहीं, पूरी तरह से मजबूत कर दिया, ऊपर से थोड़ा ये छतरी नुमा कर दिया ढाल, ताकि पानी वाणी भी ऊपर आए तो ढल जाए। इंद्रपाल भाई, इसमें एक चीज़ और देखिए चेंज है। आप देखिए वहाँ जो तारे लगी थी ना, एक तो यहाँ तारे नहीं है, पाइपें डली है, लेकिन पाइपों भी एक छोटी चीज़ मैं और दिखाता हूँ आपको। पाइपों के ऊपर देखिए ना प्रोफाइल लगी हुई है। यहाँ हमने बांधा नहीं है किसी चीज़ से, इसको खोलना और निकालना बहुत आसान है, आराम से निकाल सकते हैं, आराम से बांध सकते हैं। अगर पॉलीथीन भी डालनी है तो इसके ऊपर आ जाएगी वो, और ऐसे टनल बन सकती है ये। और दूसरी एक चीज़, जितना मटेरियल उसमें लगा है उससे 1.5 गुना मटेरियल इसमें लगा है, और खर्चा मैं बता रहा हूँ उससे 30% कम है। अब मटेरियल 1.5 गुना लगा है, खर्चा 30% कम कैसे आ गया, या कैसे गुना भाग है, मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, एक सीधी सी लॉजिकल बात है, जब ये हीट श्रिंक स्लीव जो हम चढ़ा रहे हैं इसके अंदर जंग नहीं लगेगा, तो फिर इसके अंदर जीआई पाइप क्यों लगानी है? जीआई पाइप जो हमारी आती है वो 87 रुपीज़ से चालू हुई और 102 रुपये किलो तक हमने ली। और इसके अंदर जो पाइप लगी है सेम स्ट्रेंथ की, सेम वजन की, सी क्लास की पाइप है, हाई ग्रेड पाइप है, 62 रुपया किलो पड़ा है। कहाँ आपका 100 रुपया और कहाँ आपका 62, 40% कम में। और वो 40% आप यूटिलाइज कर, पूरी लाइन की बात कर रहा हूँ, वो 40% यूटिलाइज करते हैं मटेरियल में। अगर बात कैलकुलेशन करते हैं कि जैसे आपने सवाल पूछा कि एक आम आदमी नहीं कर पाएगा, अगर एक आम आदमी इसको करता है, पहले तो मैं इसके फ़ायदे बता देता हूँ। एक आम आदमी अगर करता है तो तीनों प्रोटेक्शन मिलेगी आपको, गर्मी, सर्दी, बारिश, आंधी, किसी भी चीज़ से आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है जी। दूसरा, खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा आपका, बोलना ही है, मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। 1 एकड़ में आपके रिंग एंड पोल सिस्टम से 500 पोल लगते हैं, 2000 पौधे लगते हैं, आपका खर्चा 5-5.5 लाख रुपये भाई जी आ जाएगा। एक लाइन, ये जो लाइन है उसमें कोई खास अंतर नहीं आएगा, लेकिन अगर बात कैलकुलेशन 2000 पौधे की कर रहे हैं तो ये एक लाइन 200 फीट की एक लाइन है, और ये एक लाइन 1 लाख रुपये में तैयार हुई है। एक लाइन 200 फुट की एक लाइन 1 लाख रुपए में तैयार हुई है। अगर पौधे की दूरी की बात करें, अगर 1.5 फीट पे पौधा लगाए तो हम करीबन 400 पौधे इसके ऊपर में लगा सकते हैं जी। यानी 1 एकड़ में अगर 5 लाइनें लगाए तो 2000 पौधे लगेंगे सर। 5 लाइन का खर्चा 5 लाख रुपया, और एडिशनल खर्चा मान 1,50,000 की जो आपकी पौध है वो आपका एडिशनल खर्चा होगा, लेकिन आपको तीनों चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलेगा। फिर 1 एकड़ में 5 लाइन बहुत रहेगी। एक कैलकुलेशन अगर 2000 का कर रहे हैं आप, वहाँ भी तो 500 पोल लगा के 1 एकड़ कवर कर रहे हैं जी। अगर इस हिसाब से लगाते हैं तो आपकी ज़मीन भी आप तीसरा हिस्सा यूज़ करोगे जी। और 2000 पौधा लगाओगे। अब जैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं, हम मल्टी क्रॉप लेते हैं, हमने जगह उतनी ही यूज़ की, लाइनें कम लगाई। अब वो कम लाइनें लगाने का कारण क्या है, आप देखिए इसके बीच में, इसके बीच में जो पौधे लगे हैं ये नेक्ट्रीन के पौधे हैं जी। ये नेक्ट्रीन क्या चीज़ है, ये बाहर से आलू बुखारा और अंदर से आड़ू होता है। हाँ। और ये लगाने का कारण है, हमने सोच समझ के ये पौधे लगाए हैं, ये बागवानी के पौधे हैं। इसका कारण क्या है लगाने का, इनकी जो जड़ें बनती है 2.5 फीट नीचे बनती है, हाँ। और 2 से 2.5 फीट का ही एक रूट बॉल बनता है जी। पियर, पीच, प्लम, आलू बुखारा, आड़ू और नाशपाती एक ऐसे पौधे हैं जिस पे सर्दी में एक भी पत्ता नहीं रहेगा, सारे पत्ते झड़ जाएंगे। यानी जो धूप आएगी आपके पौधे पे बराबर आएगी, आपको रोकेगी नहीं। गर्मियों में जो एक्स्ट्रा धूप आएगी उसको ये रोकेगा। और कटाई छटाई कैनोपी बनाना मेरे हाथ में। और ये नेक्ट्रीन का पौधा इकलौता ऐसा पौधा है जो ड्रैगन फ्रूट के बाद, जिसे आप बागवानी की कैश क्रॉप भी बोल सकते हैं, 1.5 साल में फ्रूटिंग देने लगता है।
और 150 रुपया किलो मैं माली से फ्रूट लेके आया था। मंडी का भाव आप खुद समझ लीजिए, या फिर आप नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा कि नेक्ट्रीन क्या रेट में मिलता है। चलो आप अपने थोड़ा नंबर और बता दीजिए, ताकि कोई भी भाई अगर आपसे इस तरह की जानकारी लेना चाहे तो आप फ़ोन कॉल के माध्यम से उनको पहले बता दो कुछ, और फिर बाद में जैसे भी हो आगे, जैसे नर्सरी की आवश्यकता है, कोई डिजीज़ वगैरह आ जाए तो उसके बारे में बताओ। देखिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8571930967। ये नंबर आपको डिस्प्ले पे भी दिखाई दे रहा होगा। जी। आप किसी भी संडे को 9 से 5 के बीच में हमारे फार्म पे विजिट कर सकते हैं, और 9 से 5 के बीच में आप फ़ोन कॉल कीजिए। आपके हर सवाल का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। यही मेरा व्हाट्सअप पे नंबर है, आप व्हाट्सअप पे भी मैसेज डाल के हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।